इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, लेक्चर नंबर 4, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। आज जो हम मेथड डिस्कस करेंगे वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है ये इससे पहले हमने डिफरेंट मेथड डिस्कस किए हैं, ये उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। दिस इज़ मोस्ट साइंटिफिक एंड वाइडली यूज्ड मेथड टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है, जो लेटेस्ट साइंटिफिक जो हमारे पास मेथडोलॉजी होती है उसको यूज़ करते हुए हम इसको अप्लाई करते हैं। मतलब हमने जो किसी भी सब्जेक्ट का जो बिहेवियर डिस्कस करना है वो हमने साइंटिफिक वे में करना है। द बेसिक आइडिया बिहाइंड द एक्सपेरिमेंट मेथड इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब क्या है कि इसका एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है ये जो डिफ़ाइन किया गया है, इसका एक ही पर्पस था कि जो हमारे पास एक आप कह रहे हैं कि आउटलाइन बन जाए हर एक सिचुएशन की, कि उस सिचुएशन में हमने जो हमारा सब्जेक्ट है उससे कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं और कौन कौन सी बात पूछनी है या उनको किस किस स्टेप से गुजारना है, और उसके बाद हमें जो रिज़ल्ट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिर हम अपनी जजमेंट देंगे। द एक्सपेरिमेंटर फार्मूलेट्स अ टेस्टेबल हाइपोथेसिस इन टर्म्स ऑफ ऑब्जर्वेबल इवेंट्स। मतलब क्या है कि जो एक्सपेरिमेंटर होता है हमारा वो एक ऐसा हाइपोथेसिस डिफ़ाइन करता है जो कि जिसको हम डिफरेंट इवेंट्स में जो है वो फिर ऑब्ज़र्व कर सकें। अब ये एक्सपेरिमेंटर क्या होता है और हाइपोथेसिस क्या होता है इसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। द एक्सपेरिमेंटर changes or varies the event which are hypothesized to have an effect। मतलब क्या है, पहली बात तो ये कि हाइपोथेसिस क्या होता है, एक मफरूज़ा होता है, ठीक है। एक चीज़ जो आपने फ़र्ज़ की होती है कि लेट्स सपोज ये जो चीज़ है ये इस वजह से हो रही है। तो जो एक्सपेरिमेंटर होता है, जो चीज़ों को जिसने मतलब कि एक्सपेरिमेंट करना होता है, वो अपनी सिचुएशन या इवेंट को चेंज करता है, वेरी करता है, ताकि जो उसका हाइपोथेसिस यानी कि जो उसने मफरूज़ा सोचा हुआ है उसके ऊपर उसका असर जो है वो चेक किया जा सके। कीप्स अदर कंडीशंस कांस्टेंट, जो दूसरी कंडीशंस हैं वो कांस्टेंट रखी जाती हैं। मतलब एक देखें, जिस चीज़ को आपने ये फॉर एग्जांपल आपने ये चेक करना है कि कोई एक पर्सन जो है वो जो है अगर उसको खाना टाइम पे ना मिले तो वो हाइपर होता है कि नहीं होता। तो अब इस चीज़ को चेक करने के लिए वो कहता है बाकी कंडीशंस जो है वो कांस्टेंट, कि जो बाकी सिचुएशंस हैं वो नॉर्मल आप रखते हैं। फिर लुक्स फॉर एन इफेक्ट ऑफ चेंज और वेरिएशन ऑन सिस्टम अंडर ऑब्जर्वेशन, और फिर वो जो ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है उसके अकॉर्डिंग फिर वो चेक करता है कि जो सिस्टम है उसमें कोई चेंजेस या कोई वेरिएशंस तो नहीं आई। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन हाइपोथेसिस। किसी भी एक्सपेरिमेंटल मेथड का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये है कि हाइपोथेसिस जो है वो आपने डिफ़ाइन करना होता है। अब हाइपोथेसिस के बारे में मैंने आपको बताया कि ये क्या होती है, अगेन देख लें कि हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस इज़ अ टेंटेटिव स्टेटमेंट, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, फ़र्ज़ी तौर पे एक स्टेटमेंट जो आपने बनाई होती है। सम आर यूनिवर्सली ट्रू बट सम आर टेस्टेबल स्टेटमेंट। कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो यूनिवर्सली ट्रू होती हैं, मतलब जिसका सबको पता होता है कि ये इसी तरह से है। मतलब आपको पता है कि पानी में हाथ डालेंगे तो गीला हो जाएगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। इसी तरह से टेस्टेबल स्टेटमेंट्स हैं। टेस्टेबल स्टेटमेंट्स क्या हैं कि अगर कहा जाए कि जी फ्रिज का पानी जो है वो कम ठंडा होता है और किसी चश्मे का पानी जो है वो ज़्यादा ठंडा होगा। अब ये जो स्टेटमेंट है ये टेस्टेबल है, कि मतलब इसको आप टेस्ट कर सकते हैं, तो इसको फिर इस यानी कि इसकी बेस पे एक्सपेरिमेंट हो सकता है। अब इसमें नेक्स्ट जो है हमारे पास एग्जांपल हाइपोथेसिस की, सबसे पहले लिखा हुआ है रैश ड्राइविंग कॉजेस एक्सीडेंट, ठीक है। पहला हाइपोथेसिस की एग्जांपल है कि अगर आप जो है वो रफली या गैर जिम्मेदारी से ड्राइविंग करेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। प्लेइंग गेम्स वेस्ट योर टाइम, ठीक है। अगर आप ज़्यादा टाइम गेम्स खेलेंगे तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। प्लेइंग गेम्स इंक्रीज योर आईक्यू, गेम्स खेलने से आपका जो आईक्यू है वो इंक्रीज़ होता है। अब ये तीन स्टेटमेंट्स हैं और ये तीनों स्टेटमेंट्स जो है ऑल स्टेटमेंट्स आर टेस्टेबल, इनको आप टेस्ट कर सकते हैं। अब टेस्ट कैसे कर सकते हैं, आप इसको देख लें प्रैक्टिकली अप्लाई करके कि अगर कोई बंदा रफ ड्राइविंग कर रहा है तो एक्सीडेंट का
वो सबब हो रहा है कि नहीं हो रहा, गेम्स जो है वो टाइम वेस्टिंग पे इम्पेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, या गेम्स खेलने से आईक्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा, इस चीज़ के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट जो है वो कर सकते हैं। अब एग्जांपल उसी तरह से कंटिन्यूड है, तो वो कह रहा है द स्टेटमेंट कुड बी राइट और रॉन्ग। अब कोई भी स्टेटमेंट जो आप हाइपोथेसिस में लेते हैं वो गलत भी हो सकती है और वो करेक्ट भी प्रूव हो सकती है। अब वो कहता है कि द स्टेटमेंट कैन बी राइट और रॉन्ग बिकॉज रैश ड्राइविंग मे नॉट बी द ओनली रीज़न फॉर एक्सीडेंट। ठीक है ना। अब देखें, आप रैश ड्राइविंग अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपका लाजमी ही एक्सीडेंट हो, चांसेस होते हैं, तो इसका मतलब है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है। इसी तरह से प्लेइंग गेम्स मे नॉट वेस्ट योर टाइम एंड प्लेइंग गेम्स मे नॉट इंक्रीज योर आईक्यू बट वेस्ट योर टाइम। अब ऐसे भी हो सकता है कि जैसे लिखा हुआ है, हमने पहले वो एक हाइपोथेसिस डिफाइन किया कि गेम्स खेलने से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो हो सकता है टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि हो सकता है कि एक बंदा जो गेम खेल रहा है वो उस टाइम पे खेल रहा है जिस टाइम पे वो फ्री है। ठीक है। इसी तरह से एक हमने स्टेटमेंट थी कि जी गेम्स खेलने से जो है वो आपका आईक्यू इंक्रीज़ होता है, तो पॉसिबिलिटी है आईक्यू इंक्रीज़ ना हो। अब एक ऐसा स्टूडेंट जिसका कि नेक्स्ट वीक एग्ज़ाम है और वो एग्ज़ाम्स की बजाय गेम्स खेल रहा है, तो वो उसको फ़ायदा नहीं देगा बल्कि उसका टाइम जो है वो वेस्ट होगा। तो इसलिए कोई भी स्टेटमेंट जो है वो जो इसमें दी जाती है वो ट्रुथ भी हो सकता है उसके अबाउट, या वो फॉल्स भी प्रूव हो सकती है। अब एक्सपेरिमेंटल मेथड में आपको एक्सपेरिमेंटर का पता चल गया, हमें हाइपोथेसिस का पता चल गया। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट या नेक्स्ट जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए दैट इज़ वेरिएबल, कि वेरिएबल क्या होता है। एज टर्म इम्प्लाइज अ वेरिएबल इज़ एन इवेंट और कंडीशन। वेरिएबल क्या होता है, कोई इवेंट या कोई कंडीशन विच कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज़। ये आपको भी पता है, ये हम मैथमेटिक्स में शुरू से पढ़ते आए हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो स्टेटमेंट जिसकी मतलब वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है। आइडियली इट इज़ एन इवेंट और कंडीशन विच कैन बी मेजर्ड एंड विच वेरीज क्वांटिटिवली। ठीक है। बेसिकली वो कह रहा है कि ये कोई ऐसा इवेंट या कंडीशन होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है। और फिर एंड पे जो लिखा हुआ है विच वेरीज क्वांटिटिवली, के क्वांटिटिवली चेंज हो, जब आप उसको जो इनपुट्स दे रहे हैं या जो उसकी आप समझ लें कि जो आपका डाटा है, अगर उसकी वैल्यूज़ चेंज होंगी तो इसके ऊपर भी असर पड़ेगा। अब देखें ना, जैसे सर्दी है या गर्मी है, तो गर्मी जो है ये एक वेरिएबल है, कभी ये कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है, और इसके ऊपर डिफरेंट चीज़ें जो है वो आप कह लें कि जिसके ऊपर ये बेस कर रही होती है। बारिश हुए कितनी देर हो गई है, आप ओपन एयर वहाँ जिस जगह पे आप खड़े हैं वहाँ पे दरख्त हैं कि नहीं है, तो जब ट्रीज़ होंगे तो वो टेम्परेचर थोड़ा लो होता है। तो मतलब डिफरेंट चीज़ों के ऊपर इसकी ये बेस कर रही है। लेकिन फ़िलहाल हम वेरिएबल देख रहे थे। वेरिएबल वो स्टेटमेंट, वो चीज़ है जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। अब जो वेरिएबल्स हैं इनकी दो टाइप्स होती हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, इनको हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं कि वेरिएबल इंडिपेंडेंट कौन सा होता है और डिपेंडेंट कौन सा होता है। सबसे पहले है जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, कंडीशन सेट are selected by an experimenter to see whether it will have an effect on behavior। आप समझ लें कि कोई ऐसी चीज़, मैं अगर आपको सिंपल दो चीज़ों में बताऊं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ऐसा वेरिएबल जो खुद से चेंज हो और ख़ुद से मतलब उसकी वैल्यूज़ आप अपडेट करें, और वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस वेरिएबल से हम दूसरे किसी वेरिएबल को चेक करते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसका का सारा इन्हसार किसी दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे होता है। अभी आगे इसकी एग्जांपल आएगी, वहाँ पे ये हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल इसकी दी हुई है, इट माइट बी अ स्टिमुलस प्रेजेंटेड, अ ड्रग एडमिनिस्ट्रेटेड एंड अ न्यू मेथड ऑफ ट्रेनिंग बिजनेस मैनेजर्स एंड सो ऑन। अब ये मैं दो जो मैंने हाईलाइट की हैं, मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें वो क्या कहना चाह रहा है। अब देखें, आपने किसी को कोई मेडिसिन दी है, ठीक है, किसी को कोई मेडिसिन दी है और उसका जब आप लाइक किसी को हेडेक है, आप उसको सर दर्द की गोली दे रहे हैं, तो वो जब आपने गोली दी है उसके बाद अब आप उसको चेक कर रहे हैं
ठीक है। तो वो जो आपने उसे ड्रग या मेडिसिन दी है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप उसे एक टैबलेट देंगे और उसका आप इम्पैक्ट चेक करेंगे, आप 2 देंगे उसका इम्पैक्ट चेक करेंगे। अब जो आपने उसे मेडिसिन दी है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, कभी आप 1 भी दे रहे हैं, 2 भी दे रहे हैं, ज़रूरत पड़ने पर कम ज़्यादा भी हो सकती है। इसी तरह से जो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। डिपेंडेंट वो होता है कि जो किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा हो। अब इसमें जैसे ये लिखा हुआ है अ स्टिमुलस प्रेजेंटेड, यहाँ पे स्टिमुलस का मतलब ये है, स्टिमुलस होता क्या है साइकोलॉजी में, कोई भी ऐसा इवेंट या एक्शन जिससे किसी का कोई बिहेवियर चेंज हो जाए, ठीक है, तो वो स्टिमुलस कहलाता है। मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप सिलेक्ट करते हैं कि जी मैं ये मेरी वैल्यूज़ हैं, इनके मुताबिक मैं अब ये वाली चीज़ चेक करना चाह रहा हूँ। अब जो आपने वैल्यू सेलेक्ट की है, जिस चीज़ को आपने सेलेक्ट किया है, दैट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यही चीज़ जो है वो यहाँ पे बताई गई है कि कंडीशन सेट और सिलेक्टेड बाय एक्सपेरिमेंटर। जैसे कोई भी कंडीशन सेट जो आप सेट करते हैं कि किसी चीज़ का बिहेवियर चेक करने के लिए, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहला सकते हैं। और लाजमी नहीं कि वो कोई ड्रग्स और ये स्टिमुलस हो। जैसे आपने कोई नया मेथड आपने डिफ़ाइन किया है कि जी ये बिज़नेस मैनेजर्स जो हैं इनको ट्रेन करने का ये एक मेरे पास नया मेथड है। अब उस मेथड को जब आप अप्लाई करेंगे चेक करने के लिए रिस्पांस, तो ये जो नया आपका ट्रेनिंग का जो मेथड है ये बेसिकली एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल हैविंग इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज टू चेंज इन बिहेवियर और डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसमें यह है कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं। मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ एक वाइट कलर में, ये इंडिपेंडेंट है। एक वेरिएबल है ये ग्रीन कलर में, ये डिपेंडेंट है, ठीक है। अब वो कहता है कि कोई ऐसा वेरिएबल, ठीक है, जिसका जो बिहेवियर है वो किसी दूसरे वेरिएबल के चेंज होने से चेंज हो जाए, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। अब आप ये देखें कि ये जो वाइट वाला वेरिएबल है, अगर मैं इसको जो है इसमें थोड़ी सी चेंजिंग लाता हूँ, ठीक है, इसमें ये चेंज आई है और उसके चेंज होने से इसमें ये चेंज अब जो है वो क्रिएट हुई है। तो इसका मतलब है कि फिर मैं कहूँगा कि जो ग्रीन वाला है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है ये इस वाइट वाले वेरिएबल में, कि ये वाइट वाला चेंज हुआ है तो ग्रीन वाला चेंज हो गया, ठीक है। तो मतलब ये कि डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है हैविंग इफ़ेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और फिर क्या होता है कि जब भी चेंज होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, उसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल के बिहेवियर में भी चेंज आपको नज़र आती है, ठीक है। ये बेसिकली डिफरेंस है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। एक्सपेरिमेंटल मेथड में अब जो वेरिएबल्स की एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब जैसे इंडिपेंडेंट क्या है, कॉज, और डिपेंडेंट उसका इफ़ेक्ट, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्या है, स्टिमुलस मैंने आपको कहा कोई ऐसा एक्शन या इवेंट या एक्टिविटी जिससे कोई चेंज आए, तो उस स्टिमुलस का जो रिस्पांस है वो डिपेंडेंट है। टेस्टिंग, कोई चीज़ आप टेस्ट कर रहे हैं, जैसे आपका एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो आपका रिज़ल्ट आ रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि जो रिज़ल्ट है वो हमेशा एग्ज़ाम या टेस्टिंग के बाद ही नज़र आता है। तो ये एक डिफरेंस है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का। एक्सपेरिमेंटल मेथड में जो हमने एग्जांपल डिस्कस की थी उसको थोड़ा सा हम एलेबोरेट करने लगे हैं कि हमने एक एग्जांपल ली थी, रैश ड्राइविंग मे कॉज एक्सीडेंट्स, ठीक है, कि अगर आप रैशली ड्राइव करेंगे तो एक्सीडेंट हो सकते हैं। रैश ड्राइविंग इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें अगर देखा जाए तो जो रैश ड्राइविंग है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब वो किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही कि वो आप कहें कि चूँकि ये वजह तो इसलिए रैश ड्राइविंग जो है वो हो रही है। तो ये जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और अगर आप देखें कि इसमें जो रीज़न, ये जो एक्सीडेंट है, तो एक्सीडेंट जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्सीडेंट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट जो है वो रैश ड्राइविंग के साथ चेंज हो रहा है। अब आप देखें ना, रैश ड्राइविंग ज़्यादा होनी शुरू हो जाए, सब लोग जो है वो रैश ड्राइविंग स्टार्ट कर देंगे,
तो क्या होगा कि ये जो आपका ये एक्सीडेंट्स की रेशो है ये बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि एक्सीडेंट्स जो है वो फिर डिपेंड कर रहे हैं रैश ड्राइविंग पे, ठीक है ना। ऐसे अगर एक्सीडेंट के मतलब कि एक चीज़ के बढ़ने से या एक चीज़ के चेंज होने से दूसरे में फ़र्क पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इनके दरमियान में ये डिपेंडेंसी है। इसी तरह से इसी एग्ज़ाम्पल का वो लिखा हुआ है कि रैश ड्राइविंग इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि रैश ड्राइविंग जो है वो इंडिपेंडेंट है, और एक्सीडेंट्स आर डिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज एक्सीडेंट रेट इज़ इंक्रीजिंग ड्यू टू द रैश ड्राइविंग। रैश ड्राइविंग बढ़ने से जो ये वाली रेशो है वो बढ़ रही है। इसी तरह से वो कहता है इन हाइपोथेसिस एक हमने और सोचा हुआ था कि प्रोवाइडिंग टॉयज टू चिल्ड्रन इंक्रीज देयर IQ। एक और स्टेटमेंट है कि टॉयज जो हैं वो अगर आप बच्चों को देंगे तो उनका IQ जो है वो इंक्रीज होगा। यहाँ पे देखा जाए तो जो टॉयज हैं वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना। और IQ चेंज होना या ना होना, अब देखें स्टेटमेंट गलत है या ना नहीं वो एक बात की बात है, लेकिन IQ जो है वो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि टॉयज के साथ IQ इंक्रीज होगा। इसका मतलब है मोर टॉयज मोर IQ, लेस टॉयज लेस IQ। तो इसका मतलब है जो IQ है ये डिपेंड कर रहा है उसके ऊपर, अवेलेबिलिटी ऑफ टॉयज के ऊपर। तो IQ जो है वो डिपेंडेंट है और ये जो आपके टॉयज हैं ये इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमने डिस्कस किया है कि किसी प्रैक्टिकल एग्जांपल में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन से होते हैं। अच्छा, एक और टाइप है वेरिएबल की, इट इज़ वेरी एक्स्ट्रानियस वेरिएबल, ठीक है। एक्स्ट्रानियस वेरिएबल कौन से होते हैं? अ वेरिएबल विच इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वन। जो इंडिपेंडेंट भी नहीं है और डिपेंडेंट भी नहीं है उन्हें हम कहते हैं एक्स्ट्रानियस वेरिएबल। इसकी एग्जांपल आप देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। इन हाइपोथेसिस रैश ड्राइविंग कॉज एक्सीडेंट्स, ठीक है। इसमें हमने देखा कि रैश ड्राइविंग से जो है वो एक्सीडेंट होते हैं, तो उसमें हमने फर्दर ये देखा कि जो रैश ड्राइविंग जो थी उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल था रैश ड्राइविंग, ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल था एक्सीडेंट, ठीक है। ये तो हमने पिछली स्लाइड में हमने दो चीज़ें देखी थी। और बहुत से वेरिएबल्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं जो कि एक्सीडेंट का कॉज हो सकते हैं। उन वेरिएबल्स को हम कहते हैं एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स, ठीक है। अब ये जो हमने एग्जांपल लिया है इसमें और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रानियस आप कह लें कि वेरिएबल्स में आती हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। सबसे पहले आपकी व्हीकल जो है उसकी कंडीशन, ठीक है ना, आपकी गाड़ी की ब्रेक्स नहीं ठीक उसकी वजह भी हो सकती है, रोड ख़राब है उसकी वजह से भी हो सकती है। ड्राइवर्स हेल्थ, ड्राइवर जो है वो उसका वो एक्सपर्ट नहीं है या उसकी वो सोर है, वो प्रॉपर उसकी जो है वो मेडिकल कंडीशन नहीं ठीक, तब भी हो सकता है, ठीक है। नेचुरल हैज़र्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा तूफान आया हुआ है, बारिश आया हुआ है, तो ये इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं जो भी ये भी एक्सीडेंट क्रिएट कर सकती हैं। तो यहाँ पे एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स जो हैं वो हमने देखे हैं कि एक तो हमारे पास वेरिएबल्स हैं इंडिपेंडेंट, ठीक है, कुछ हमारे पास वेरिएबल्स हैं डिपेंडेंट, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं कि जो ना अब ये देखें ना, ये जो रोड्स कंडीशन है ये किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही कि रैश ड्राइविंग के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर। तो इसी तरह से ये व्हीकल कंडीशन जो है, रोड कंडीशन जो है, ड्राइवर्स हेल्थ, ठीक है, या और कोई नेचुरल जो हैज़र्ड्स होते हैं, रुकावटें होती हैं, ये सारी की सारी जो हैं ये आप कह लें कि एक्स्ट्रानियस वेरिएबल है हमारे पास जो कि ना डिपेंडेंट है ना ही इंडिपेंडेंट है। स्टेप 1 में हमने हाइपोथेसिस जो है वो एक सजेस्ट करना होता है कि जी हम ये चीज़ चेक करने लगे हैं। स्टेप 2 में आप क्या करते हैं, मेक एन एक्सपेरिमेंटल एनवायरनमेंट। अब आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जिसमें एक्सपेरिमेंट जो है वो कैरी आउट हो सके। मेकिंग एन एक्सपेरिमेंट एनवायरनमेंट इज़ अ टेक्निकल स्टेप, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल एनवायरनमेंट बनाना जो है ये एक टेक्निकल स्टेप है। प्रोवाइडिंग टॉयज टू चिल्ड्रन इंक्रीज देयर IQ। अब ये एक स्टेटमेंट है,
ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को हमने जस्टिफाई करना है या प्रूव करना है, तो वो कहता है टू डू एन एक्सपेरिमेंट ऑन व्हाट वी कैन नॉट ऑब्जर्व द इंक्रीज और डिक्रीज इन IQ of children by providing toys. We must have certain children who are not providing with toys so that we can compare IQs of both providing and not providing. अब सिंपल, अब कहता है कि आपने जब ये चीज़ चेक करनी है तो आपके पास पहली बात तो ये कि वो स्टूडेंट्स या वो चिल्ड्रन होने चाहिए कि जिनको आपने टॉयज़ जो है वो प्रोवाइड की है, ठीक है। और उसके अलावा वो चिल्ड्रन भी होने चाहिए कि जिनको आपने टॉयज़ प्रोवाइड नहीं किए, मतलब जिनके पास टॉयज़ नहीं है, ताकि आप कंपेयर कर सकें, ठीक है ना। पहली बात ये कि जो बात हुई थी कि आपने एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, तो एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि आपके पास पूरा सेटअप हो, आपके पास वो चिल्ड्रन भी हो कि जिनको आप टॉयज़ दे के उनका IQ जज करें, और ऐसे चिल्ड्रन का डाटा भी हो IQs का कि जिनको आपने किसी किस्म के टॉयज़ नहीं दिए या जिनके पास खुद से टॉयज़ नहीं है, और विदाउट एनी टॉयज़ वो उनका IQ इस वक्त कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो ये होता है कि एक्सपेरिमेंट जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो है वो ये होता है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें, तो हमारे पास है कि एक्सपेरिमेंटल एनवायरनमेंट जो है उसके दो तरह के उसमें उसके पार्ट्स कह लें या दो ग्रुप्स होते हैं। एक होता है ट्रीटमेंट ग्रुप, एक होता है कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। किसी भी एक्सपेरिमेंटल एनवायरनमेंट के दो ग्रुप्स होते हैं, एक ट्रीटमेंट एक कंट्रोल। जैसे यहाँ पे दो तरह के लोग थे ना, एक वो चिल्ड्रन जिनको आपने टॉयज़ दिए हैं, एक वो जिनको टॉयज़ नहीं दिए, ठीक है। इसी तरह के दो ग्रुप्स होते हैं एक्सपेरिमेंटल एनवायरनमेंट में। अब ये जो दो ग्रुप्स हैं, ये इनके बारे में लिखा हुआ है कि थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या होते हैं। ट्रीटमेंट ग्रुप जो है प्रोवाइड विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसकी बेस पे आपने रिजल्ट्स चेक करने होते हैं, वो आप इसको प्रोवाइड करते हैं। कंट्रोल ग्रुप को आप कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रोवाइड नहीं करते। फिर दे कैन हैव चेंज इन देयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आफ्टर प्रोवाइडिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दे मस्ट नॉट बी एनी चेंज। अब इसकी सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो ये जो हमने अभी पीछे एग्जांपल देखी, तो जिन चिल्ड्रन को आपने टॉयज़ दिए हैं, ठीक है, वो आपके आप कह लें कि ट्रीटमेंट ग्रुप हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ चिल्ड्रन विद टॉयज़। अब टॉयज़ देना जो है ये बेसिकली आपका ये था वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे। इसी तरह से आप ये कंट्रोल ग्रुप अगर देखें तो इसकी एग्जांपल बनती है जो पिछले के हिसाब से चिल्ड्रन विदाउट एनी टॉयज़, जिनको आपने कोई भी टॉयज़ नहीं दिए थे। तो जिनको आप अपने वेरिएबल्स दे के जज कर रहे हैं, ठीक है, वो ट्रीटमेंट ग्रुप है। और एक वो जिसमें कोई चेंज नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं दी, जिसके साथ आपने कंपेयर करना है, दैट इज़ कंट्रोल ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 में क्या है, कंट्रोलिंग एक्सट्रानियस वेरिएबल। स्टेप नंबर 1 एक स्टेटमेंट हाइपोथेसिस डिफाइन किया। स्टेप नंबर 2 एनवायरनमेंट क्रिएट किया। एनवायरनमेंट क्रिएट करने का मतलब क्या है कि हमने कंट्रोल ग्रुप और ट्रीटमेंट ग्रुप जो है वो डिफाइन किए, ठीक है, उनको मतलब मैनेज किया। उसके बाद क्या है कि जो एक्सट्रानियस वेरिएबल है, जो ना डिपेंडेंट है ना इंडिपेंडेंट है, वो भी तो इम्पेक्ट कर सकते हैं ना। मसलन कि अगर कहा जाए कि जी आज बहुत गर्मी है, ठीक है, तो गर्मी जो आपको फील हो रही है वो फील हो रही है सूरज की तपिश की वजह से, लेकिन इसमें एक्सट्रानियस वेरिएबल इन्वॉल्व हो सकते हैं। हो सकता है कि उतनी गर्मी ना हो, लेकिन जहाँ पे आप बैठे हुए हैं वो कमरा जो है, रूम जो है वो बड़ा हबस वाला हो, वहाँ पे फ़ैन जो प्रॉपर ना चल रहा हो, या वहाँ पे AC अवेलेबल ना हो। तो ये एक्सट्रानियस वेरिएबल हैं, इनको भी कंट्रोल करना था, और वो हम कंट्रोल करते हैं स्टेप नंबर 3 में। देयर आर 2 वेज टू कंट्रोल एक्सट्रानियस वेरिएबल। पहला क्या जी, कंट्रोल ग्रुप मेथड। नंबर 2 बेस लाइन मेथड। दो मेथड्स हैं हमारे पास इसको कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल ग्रुप मेथड। इन कंट्रोल ग्रुप मेथड द फर्स्ट स्टेप इज सब्जेक्ट मैचिंग। अब इसका पहला स्टेप जो है वो है सब्जेक्ट मैचिंग। अब बार इसको ज़रा डिटेल से भी डिस्कस करते हैं कंप्लीट। अब जब ये हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको जो है ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या है जी, इस फर्स्ट स्टेप इज
subject matching. All the subjects should be equally matched or they must be similar. कि जिस चीज़ को आपने जज करना है, जो आपका मतलब सब्जेक्ट है, वो एक तरह के होने चाहिए। जब एक तरह के होंगे तो फिर आपको जज करना, मैनेज करना या उनका बिहेवियर नोट करना आसान हो जाएगा। इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड पीपल हु आर इक्वली मैच्ड बट यू कैन फाइंड पीपल हैविंग सिमिलर क्वालिटीज़। कहता है एक तरह के लोग जो है वो तो फाइंड करना जो है वो मुश्किल होता है, लेकिन आप ऐसे लोग फाइंड कर सकते हैं कि जिनकी क्वालिटीज़ एक जैसी हों। अब जब आप ये चेक करना चाहेंगे कि मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि एक डिपार्टमेंट है लाइक ज़ूलॉजी, या हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं मेडिकल, कि मेडिकल के स्टूडेंट्स कितना ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी से फेमिलियर हैं। ठीक है, तो जब आपने ये चीज़ नोट करनी है कि जो मेडिकल साइंस है वो कितनी टेक्नोलॉजी से फेमिलियर है, तो आपने फिर जो आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो सारा का सारा मेडिकल का होना चाहिए। ठीक है ना, विद सिमिलर क्वालिटीज़। सिमिलर क्वालिटीज़ का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट एक तरह का होगा तो ही आप जज कर पाएंगे ना। कि आप किसी यूनिवर्सिटी में सर्वे करने जाएं और जो आपने सर्वे के लिए फॉर्म दिया है वो आपने कॉमर्स वालों को भी दे दिया है, वो आपने आईटी वालों को भी दे दिया है, मेडिकल वालों को भी दे दिया है, तो फिर वहाँ से आपके लिए जज करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो कंट्रोल ग्रुप मेथड में ये होता है कि आपका जो आप कह लें सब्जेक्ट है वो सिमिलर हो, ठीक है, मैचिंग हो। ये ना हो कि वो एक दफ़ा आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप एक्सपेरिमेंट मेडिकल के स्टूडेंट्स के साथ कर लें, अगली दफ़ा आप किसी से पूछ रहे हैं तो वो बीबीए कर रहा है, तो वो मेडिकल वाले का और बीबीए वाले की जो फीलिंग या ज़रूरत या रिक्वायरमेंट है आईटी के लिहाज से वो डिफरेंट होगी, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो फिर ठीक नहीं निकलेगा आपके एक्सपेरिमेंट का। नेक्स्ट है, ओनली थिंग लैकिंग इन बोथ ग्रुप्स शुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, रैंडमली डिवाइड पीपल इनटू कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ग्रुप। ये जो आपका कंट्रोल ग्रुप मेथड है, इसमें आपने क्या करना होता है कि आपके पास एक सब्जेक्ट आपने जो चूज़ कर लिया है उसमें से आपने दो हिस्से बनाने हैं, एक कंट्रोल ग्रुप, एक ट्रीटमेंट ग्रुप। ठीक है, इसमें वो कहता है कि एक डिसएडवांटेज सब अगर है, यानी कि वन थिंग जो लैक कर रही है इस मेथड में, वो ये है कि जो दोनों आपके ग्रुप्स हैं उनके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की अवेलेबिलिटी होगी। ठीक है, मतलब ये कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम्स। ठीक है, या पिछले एग्जांपल में हमने देखा था कि जो टॉयज़ वाली थी तो उसमें ये था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल था टॉयज़। तो वो जो अगर हम इस मेथड से मतलब बना रहे हैं अपना ये जो इन्वायरमेंट है कंट्रोल ग्रुप मेथड से, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम एक तरह के चिल्ड्रन लेंगे, उन बच्चों को हम जब डिवाइड करेंगे तो वो कह रहा है कि इसमें फिर एक को आप बना लेंगे कंट्रोल ग्रुप और एक को आप बना लेंगे ट्रीटमेंट ग्रुप। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है कि इसको अब एग्जांपल की मदद से जो है वो हम कंप्लीट करते हैं। इफ़ वी आर मेकिंग अ हाइपोथेसिस लाइट इंक्रीजेस रीडिंग स्पीड। अब ये एक स्टेटमेंट है कि अगर आपकी रूम की लाइट अच्छी होगी, ब्राइटनेस ठीक होगी, तो आपकी रीडिंग स्पीड जो है वो अच्छी रहेगी। देन वी मस्ट सेलेक्ट पीपल हु हैव सेम रीडिंग स्पीड। ठीक है ना, वो जो आप पीछे बात हुई थी कि सब्जेक्ट जो है वो सेम होना चाहिए, तो रीडिंग स्पीड जिनकी सेम हो इन अ रूम वेयर लाइट इज़ कांस्टेंट। लाइट जो है वो एक कॉन्स्टेंटली एक ही तरह की है। देन डिवाइड देम इनटू इक्वल नंबर्स। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 लोग हैं तो 5 को आप ट्रीटमेंट ग्रुप में डाल दें, 5 को जो है वो आप कंट्रोल ग्रुप्स में ऐड कर दें। देन प्रोवाइड गुड लाइट टू ट्रीटमेंट ग्रुप एंड आस्क देम टू रीड। अब आपने इसको कंट्रोल ग्रुप और ट्रीटमेंट ग्रुप में जो है वो डिवाइड कर दिया। अब आपने जो आपका ट्रीटमेंट ग्रुप है उसको ज़रा बेहतर लाइट प्रोवाइड करें, और अब तो आपने इसको चेक करना है कि, और मतलब उनसे कहना है कि वो इसको रीड करें और फिर चेक किया जा सके कि वो क्या चेंज आया। डोंट प्रोवाइड गुड लाइट टू कंट्रोल ग्रुप एंड आस्क देम टू रीड। कंट्रोल ग्रुप जो है उसको जो पहले वाली लाइट वाला सिस्टम है उसी में ही रीड करने के लिए कहें। इफ़ देयर इज़ डिफरेंस इन एवरेज ऑफ देयर रीडिंग स्पीड एंड देन योर हाइपोथेसिस इज़ ट्रू। अब देखें, जो लाइट चेंज करने से अगर आपका वो जो ट्रीटमेंट ग्रुप है उसकी एवरेज बेहतर है रीडिंग की,
ठीक है, तो फिर आप कह सकते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है। और अगर वो इस तरह से ना आए, मतलब कि उनकी स्पीड भी उतनी है और दूसरों की भी सेम ही है, तो इसका मतलब है हमारा हाइपोथेसिस जो है ये फॉल्स है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जो है वो हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है। अगर आपके रूम की लाइट अच्छी होगी तो आपकी रीडिंग स्पीड डेफिनेटली अच्छी होगी। यही वजह है कि उस इससे आपका ना फोकस बढ़ जाता है। यही वजह है कि जो लोग स्टडी कर रहे होते हैं तो वो टेबल लैंप यूज़ करते हैं कि लाइट जो है वो ज़्यादा हो। इसी तरह से अगर आप ये ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं तो आप मोबाइल पे लेंगे तो कम समझ आएगी, लैपटॉप पे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे उसकी स्क्रीन बड़ी होती है, उससे लाइट जो निकल रही होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब बेस लाइन मैथड क्या है? इन बेस लाइन मैथड वी ऑब्जर्व द फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ subject. In our experiment we set up a baseline behavior. This behavior is the behavior of subject without availability of independent variable. अब जो baseline method है उसमें हमने किसी भी सब्जेक्ट जो है उसकी कंसिस्टेंसी को चेक करना होता है, और इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक बेस लाइन जो है वो डिफाइन कर देते हैं, सेटअप कर देते हैं बेस लाइन कि जी ये बेस लाइन है। अब इससे कम या इससे ज़्यादा जो बिहेवियर है, यानी कि इससे अप एंड डाउन जो बिहेवियर का चेंज है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी भी हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको जो है ये क्लियर हो जाएगा। रीडिंग स्पीड विदाउट प्रॉपर लाइट इज द बेस लाइन ऑफ बिहेवियर, ठीक है ना, मतलब विदाउट एनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, ठीक है ना। अब जैसे देखें दिस जो बेस लाइन होती है वो क्या होती है, पीछे अगर देखें जो हमने स्लाइड पढ़ी थी, दिस बिहेवियर इज द बिहेवियर ऑफ सब्जेक्ट विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपने कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई वैल्यू नहीं दी, जो नॉर्मल या नेचुरली उनका बिहेवियर है वो बेस लाइन बिहेवियर कहलाएगा। रीडिंग स्पीड विदाउट प्रॉपर लाइट इज द बेस लाइन बिहेव, ठीक है ना। जो बेस लाइन बिहेवियर यहाँ पे क्या है वो है रीडिंग स्पीड विदाउट एनी लाइट, ठीक है, प्रॉपर लाइट दिए बगैर, ठीक है। वी डू नॉट डिवाइड सब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप हेयर, मतलब आप यहाँ पे जो है वो ग्रुप्स में डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, आपने विदाउट लाइट सबको जो है वो उनकी रीडिंग स्पीड नोट करनी है, उसके बाद उनको प्रॉपर लाइट देनी है, और वो प्रॉपर लाइट के बाद अगर रीडिंग स्पीड बढ़ गई है तो आपका हाइपोथेसिस ट्रू है, अगर नहीं बढ़ी तो हाइपोथेसिस गलत है, ठीक है। जो पिछला मेथड था कंट्रोल ग्रुप, उसमें यह था कि जो आपके पास 10 लोग हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड करें, आधों को इंडिपेंडेंट वेरिएबल दें, आधों को ना दें, दोनों का रिजल्ट चेक करें और उनको कंपेयर कर लें। इसमें क्या है कि पहले विदाउट एनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप उनका बिहेवियर चेक करें, उसके बाद आप उनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल दें। इस केस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रॉपर लाइट थी, आप उनको प्रॉपर लाइट दें और उसके बाद उनका बिहेवियर चेक करें, और अगर उसमें इंप्रूवमेंट आई है तो हाइपोथेसिस ट्रू है, इंप्रूवमेंट नहीं आई तो हाइपोथेसिस जो है वो आपका false है। The table shows the baseline behavior of subject was 15 minutes per page, but after providing proper light, the baseline behavior increased to 10 minutes per page। अब देखें इसमें क्या है कि वो कह रहा है कि ये नीचे टेबल जो है इसमें उसने बताया है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब नहीं दिया, ठीक है, तो जो रिस्पांस आया एवरेज रीडिंग स्पीड जो आई वो क्या आई हमारे पास 15 पेजेस पर मिनट, 15 मिनट्स पर पेज, यानी कि एक पेज को पढ़ने में 15 मिनट्स जो है उसे लगे। लेकिन जब आपने उनको प्रॉपर लाइट प्रोवाइड की और उसके बाद आपने चेक किया तो फिर आपने देखा कि उसे एक पेज को पढ़ने के लिए 10 मिनट्स जो है वो एवरेज उनको लगे। तो इसका मतलब है कि हमारा हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू हो गया। लेकिन चेक हमने कैसे किया, चेक हमने किया बेसलाइन से। बेसलाइन का मतलब क्या है कि विदाउट एनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो उनकी नेचुरल नॉर्मल कंडीशन है उस पर रख के वैल्यूज़ नोट कर ली, उसके बाद उनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे के वैल्यूज़ नोट की, फ़र्क जो है वो बाद में डिस्कस कर लिया। जो दोबारा से मैं बता रहा हूँ, जो कंट्रोल ग्रुप वाला है उसमें क्या है कि आपने दो हिस्सों में डिवाइड करना है, आधों को इंडिपेंडेंट वेरिएबल देना है, आधों को नहीं देना, और फिर दोनों का रिजल्ट्स कंपेयर करके तो अपने रिजल्ट्स जो हैं वो आपने शो करने होंगे। अच्छा जी, एक्सपेरिमेंटल मेथड में एक ABA टेक्निक भी है। अब ABA टेक्निक क्या होती है, व्हेन वी रिमूव इंडिपेंडेंट वेरिएबल द सब्जेक्ट कम डाउन टू देयर बेस लाइन बिहेवियर।
ठीक है। अब जैसे ये पीछे वाली स्टेट है, तो इसमें जब आपने प्रॉपर लाइट दी थी तो उन वो बेस लाइन से चेंज हो गए थे, वरना बेस लाइन तो विदाउट लाइट है। तो अब वो जब आपने उनको वेरिएबल नहीं दिया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं दिया, तो क्या होगा कि आपका जो ये सब्जेक्ट है वो वापस बेस लाइन में आ जाएगा। मतलब क्या कि हमारे पास दो लेवल थे, एक था 15 मिनट्स पर पेज, ठीक है, एक ये कंडीशन थी, ये बेस लाइन थी, और एक हमारे पास कंडीशन थी 10 मिनट्स, ठीक है, पर पेज। ये हमारे पास दो आप कह लें कंडीशन थी, एक बेस लाइन नीचे, एक ये जब हमने इसको ये दरमियान में आप कह लें कि आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रोवाइड किया, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस केस में हमारे पास क्या था, प्रॉपर लाइट। आपने इनको प्रॉपर लाइट जो है वो प्रोवाइड की, तो ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो अगर हम प्रॉपर लाइट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा से ड्रा करके दूं, तो प्रॉपर लाइट होगी तो ये हो जाएगा, लाइट नहीं होगी तो ये वापस आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से है। तो ये जो टेक्निक है कि ABA टेक्निक, इसमें क्या होता है कि हम बेस लाइन पे रखते हैं अपने सब्जेक्ट को, उसके बाद उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल देते हैं। जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल देंगे वो इधर चला जाएगा, और जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिमूव कर देंगे उसे नीचे आना चाहिए, ठीक है। इसे कहते हैं ABA टेक्निक। इसको अभी देखते हैं हम आगे। ए क्या है, पहला बेस लाइन बिहेवियर, ठीक है, जैसे अब पीछे मैंने आपको एग्जांपल बताई थी। और बी क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब ये कि सबसे पहले आपके पास बेस लाइन है जो आपका नॉर्मल बिहेवियर है, उसके बाद एक आपके पास जब आप उसको वेरिएबल देंगे, तो वेरिएबल देने से फिर उसकी स्टेट जो है या बिहेवियर जो है वो चेंज होगा, और जब आप उसे वेरिएबल देंगे उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा और वो किसी और पोजीशन पे जो है वो चला जाएगा, ठीक है। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप देते हैं, ये वाला पार्ट, ये बी कहलाता है। और जब आप उसको दोबारा से ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आपने दिया है उसको आप रिमूव कर देते हैं, तो वो अपनी वापस असल कंडीशन में आ जाता है। इसे कहते हैं ABA टेक्निक है। पहले आप उसे सिंपल उसके रहने दें बेस लाइन के ऊपर, ठीक है, मतलब नॉर्मल जो उसकी लाइन है उस पर वो रहेगा। उस पर रहने के बाद जो है वो ये उसकी बेस लाइन होगी, उसके बाद आप उसको वेरिएबल देंगे इंडिपेंडेंट, तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, और जब आप इसको रिमूव करेंगे वेरिएबल को, ठीक है, तो वो वापस जो है दोबारा से उसी पोजीशन पे आ जाएगा। ये इसका ये मतलब है ABA टेक्निक। अब इसमें एक और नीचे नोट लिखा हुआ है, ABA टेक्निक इज़ नॉट एप्लीकेबल वेयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज़ लॉन्ग लास्टिंग और परमानेंट इफेक्ट। मतलब कई ऐसी जगह चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे जब आप ये वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल देते हैं तो उसके बाद उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसके इफ़ेक्ट बड़े परमानेंट होते हैं। अब इसकी एग्जांपल ले लें कि जैसे हमने शुरू में देखा था कि रैश ड्राइविंग से एक्सीडेंट्स होते हैं। तो अगर आपने एक नॉर्मल जा रहा है कोई सब्जेक्ट जो है जिसका हम बिहेवियर चेक करें, वो नॉर्मली जा रहा है, तो नॉर्मली जा रहा है तो वो तो बेस लाइन पे है, और आपने उसको अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल रफ ड्राइविंग वाला, रैश ड्राइविंग वाला दे के उसकी कंडीशन चेंज करवा दी। जब आपने कंडीशन चेंज करवाई वो ऊपर चला गया दूसरी स्टेट में, और वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया जो कि कॉज था, जो उसका मतलब रिजल्ट आना था। तो अब वो जो एक्सीडेंट हो गया, और उसके बाद अगर आप रैश ड्राइविंग ख़त्म कर दें, मतलब रिमूवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कर दें, तो चेंज नहीं आएगी, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी तबाह हो गई। तो कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जिनके लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनके लॉन्ग लास्टिंग या परमानेंट इम्पैक्ट हो जाता है कि जो कि बाद में चेंज ही नहीं हो सकता। तो ABA टेक्निक वहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकती। ABA टेक्निक वहाँ पे अप्लाई होती है जहाँ पे शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होना था कि आपने चेंज किया तो वो साथ ही चेंज, जैसे ही आपने इसको ख़त्म किया तो वो वापस अपनी सिचुएशन में, कि जैसे एक पानी है उसे आपने कूलिंग प्रोवाइड की, वो फ्रीज़ हो गया, कूलिंग ख़त्म की, वो वापस आ गया। तो ये ABA टेक्निक अप्लाई हो सकती है। लेकिन इसी सिचुएशन में पानी को आप बॉयल करें तो वो गर्म तो हो गया,
ठीक है। लेकिन जब आप उसे कूल डाउन करते हैं तो वो तो जो बॉयल हो रहा था वो तो वैसे ही वेपर्स बन के उठ जाता है, तो वो वापस पानी में नहीं कन्वर्ट होता सम टाइम। तो इसका मतलब है यहाँ पे ABA टेक्निक जो है वो अप्लाई नहीं हो सकती। एक्सपेरिमेंटल मेथड में स्टेप नंबर 4 है रेपिटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट, कि आपने ये पीछे जो आपने एक्सपेरिमेंट किए, मतलब स्टेप 1 में आपने हाइपोथेसिस डिफाइन किया, स्टेप 2 में आपने वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं कौन से डिपेंडेंट है कौन से इंडिपेंडेंट है, और स्टेप 3 में वो आपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया कंट्रोल ग्रुप के साथ या वो बेस लाइन वाले एक्सपेरिमेंट या ABA टेक्निक के साथ। फिर उसके बाद जब आपने एक दफ़ा ये कर लिया, स्टेप नंबर 4 है रेपिटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। आप एक्सपेरिमेंट को बार बार कर रहे हैं, ठीक है। मैनी टाइम्स करने का ये होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि वाकई जो रिजल्ट्स आ रहे हैं क्योंकि आपने उसके बाद कोई जजमेंट देनी होती है, तो वो फिर आप उस जजमेंट के ऊपर रिलाई कर सकें। इसका वो कहता है रोटेट पीपल फ्रॉम कंट्रोल ग्रुप टू ट्रीटमेंट ग्रुप। मतलब अगर आपने 2 ग्रुप्स बनाए हैं, एक आपका ये ट्रीटमेंट ग्रुप है, एक आपका जो है वो कंट्रोल ग्रुप है, आपके पास 10 लोग थे आपने 5-5 बनाए, तो आप इनको शफल करके देखें कि वो इम्पैक्ट चेंज करने के मतलब कंट्रोल को ट्रीटमेंट बना लें, ट्रीटमेंट को कंट्रोल ग्रुप बना लें, और फिर देखें कि क्या वाकई वो जो इम्पैक्ट पहले आया था वही दोबारा से आ रहा है, ठीक है। या आप कंट्रोल ग्रुप या ये जो ट्रीटमेंट ग्रुप है ये न्यू भी डिफाइन कर सकते हैं हर नए अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। एक्सपेरिमेंटल मेथड के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे हमने पीछे जितने भी मेथड्स देखे थे उनकी कुछ लिमिटेशंस थी, इसी तरह से इसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहले क्या है जी, वी कैन नॉट फाइंड 100% मैच्ड पीपल फॉर आवर ग्रुप्स। जब आपने ये बनानी है कंट्रोल ग्रुप या ट्रीटमेंट ग्रुप्स वगैरह बनाने हैं, तो हर दफ़ा लाजमी नहीं कि 100% जो है वो हमें मैचिंग लोग एक तरह के लोग मिल जाएं। जब एक तरह के लोग नहीं मिल सकते तो फिर हम आइडिया भी सब के ऊपर वो अप्लाई नहीं कर सकते। वी कैन नॉट अप्लाई ABA टेक्निक इन ऑल हाइपोथेसिस। ये भी हमने बात की थी कि हर एक में हम नहीं कर सकते, क्योंकि सम टाइम्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैव लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स। उनका जो इफ़ेक्ट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो वो वापस अपनी पहले वाली कंडीशन में नहीं आ सकते। और डिसएडवांटेजेस में क्या है? एक्सपेरिमेंटल मेथड इज़ सम टाइम डेंजरस एंड रिस्की, ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनको आप एक्सपेरिमेंट करके नहीं चेक कर सकते, जैसे अभी हम वो रैश ड्राइविंग वाला कर रहे थे चेक, तो हम रैश ड्राइविंग जो है उससे एक्सीडेंट होते हैं। अब ये वाली चीज़ हम एक्सपेरिमेंट करके चेक नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए रैश ड्राइविंग करना पड़ेगी, और वो एक्सीडेंट अगर हो गया तो वो फिर डेफिनेटली एक आप कह लें डेंजरस काम होगा। आर्टिफिशियल एक्सपेरिमेंटल एनवायरनमेंट इंक्रीज योर बेस लाइन बिहेवियर, ठीक है। जब आप बार बार ये आर्टिफिशली एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं बेस इसके लिए एक्सपेरिमेंट के लिए, तो आपका जो बेस लाइन बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है ठीक है। बेस लाइन बिहेवियर का मतलब क्या है कि अब फॉर एग्जांपल IQ और टॉयज़ वाली एग्जांपल चेक कर लेते हैं। IQ और टॉयज़ वाली एग्जांपल अगर आप चेक करें तो विदाउट टॉयज़ अगर ये लेवल था IQ का, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, और जब आपने उनको जब टॉयज़ दिए, ठीक, तो उनका जो लेवल है वो बढ़ गया IQ का, वो IQ का लेवल आ गया इस स्टेज पे, ठीक है। अब इस स्टेज पे जब आ गया, अब इसके बाद जो दोबारा से अगर आप देखें तो इस पॉइंट पे अब जब नेक्स्ट टाइम आप इन्हीं बच्चों को देखेंगे तो इनकी बेस लाइन जो है वो ये होगी, ये इनकी बेस लाइन होगी। फिर इसके बाद जब आप उनको कोई ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देंगे तो वो इंक्रीज यहाँ पे शो होगा। मतलब ये कि कुछ समटाइम्स ऐसे होता है कि जब आप कोई इनको आर्टिफिशियली एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं तो उससे जो बेस लाइन है वो भी चेंज हो जाती है, ठीक है ना, वो भी बढ़ जाती है। फिर अगली दफ़ा और हो जाएगी, अगली दफ़ा आप देंगे तो वो फिर इससे ज़्यादा आगे उनका IQ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है जो मैंने आपको टॉयज़ वाले जो हमारी एग्जांपल थी उसके साथ क्लियर करके बताई है। ये आज का हमारा टॉपिक था एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिसमें हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल मेथड की टेक्निक्स देखी, स्टेप्स वगैरह देखे, किस तरह से हम एक्सपेरिमेंट जो है वो कैरी आउट करते हैं यूजिंग साइकोलॉजिकल जो हमारे ये होते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट वीक में हम फिर
अगले टॉपिक के साथ इसको कंटिन्यू करेंगे।